राज, इतना क्या सोच रहे हो? कुछ बात तो है बंधु। तिवारी जी अचानक नौकरी छोड़कर गए, बाद में अपनी फैमिली को लेकर कहीं चले गए, उनका फोन भी बंद आ रहा है। डैडी, हो सकता है कि दक्कू अंकल के साथ हुए झगड़े से वो स्ट्रेस हो गए हो और अपनी फैमिली को लेकर कहीं बाहर चले गए हो। लेकिन फिर भी बिना बताए ऐसे कुछ तो गड़बड़ है बंधु। हाँ, क्या लगता है तुम्हें? You're right. वैसे भी कुछ दिनों से वो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा भी था उनसे, पर कुछ बताया नहीं उन्होंने। इन डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। कुछ तो बात है जो समझ नहीं आ रही। लेकिन एवी डिटेक्टिव्स को समझ में आ रही है। राइट डिटेक्टिव विद्युत? यस डिटेक्टिव अथर्व। डिटेक्टिव जूनियर वाले डिटेक्टिव जूनियर अग्रवाल, क्या लॉजिक ढूंढा है आपके इस एवी डिटेक्टिव एजेंसी ने? सुबह 6 बजे हर्षद अंकल की कवर लगी हुई गाड़ी पर एक गमला गिरा, राइट? उस साइड पर हर बालकनी पर एक ग्रिल लगा हुआ था, तो गमला ऐसे ही नहीं गिर सकता। हाँ, और दक्कू अंकल ने हमको बताया कि किसी ने गमला बाहर भी नहीं रखा था, तो इसका मतलब गमला जानबूझकर फेंका गया है। यस, एंड जिसने भी गमला फेंका है उसने टेरेस पर जाकर गमला फेंका है, क्योंकि और कहीं से गमला नहीं गिर सकता। ओके, लेकिन मेरे प्यारे डिटेक्टिव्स, बार बार एक ही बात सामने आई है कि हमारे टेरेस का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। हाँ, और टेरेस की चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास होती है, तिवारी अंकल और दक्कू अंकल, राइट? राइट। और दक्कू अंकल और तिवारी अंकल हमारे शक के दायरे से बाहर है, क्योंकि वो ये सब कर ही नहीं सकते। ये तो आप लोग भी मानते हैं। राइट। तो ये हुआ कि किसी ने टेरेस की चाबी का डुप्लीकेट बनाकर टेरेस में घुसा। अच्छा, तो वो कौन है? हम उस पर भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, आप हमें थोड़ा टाइम दो। एवी डिटेक्टिव्स आपको ये भी बता देंगे कि गमला किसने फेंका। हाँ, डिटेक्टिव विद्युत, लेट्स गो टू आवर ऑफिस। यस डिटेक्टिव अथर्व। ओ हेलो, मेरे लैपटॉप को मत छूना। बंधु, बच्चों की बातों में दम है। अगर गमला बालकनी से नहीं गिरा है तो 100% किसी ने टेरेस से फेंका है। हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, पर कौन हो सकता है वो? वही जो हर्षद भाई को नुकसान पहुंचाकर बदला लेना चाहता है। कोई तो बाबूलाल है। बाबूलाल? तुम्हें नहीं पता? हाँ सॉरी, हमारे ऑफिस में कुरियर बॉय है जिसका नाम है बाबूलाल। चंदू के साथ उसका कुछ झगड़ा हुआ, तो गुस्से में आकर उस बाबूलाल ने कुरियर के सारे स्टिकर्स बदल दिए। हाँ, जिससे कंफ्यूजन हो गया। तो मुझे हर्षद भाई से ये पूछना होगा कि पिछले कुछ दिनों में उनका किसी सोसाइटी मेंबर के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ है? तो हो ना हो वही मेंबर जो है ना, वो हर्षद भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और अगर वो जल्द से जल्द पकड़ा नहीं गया तो हो सकता है हर्षद भाई का वो इससे भी बड़ा नुकसान कर दे। क्या वो? अरे तो तुम नीचे क्या कर रही हो? नीचे क्या कर रही हूँ? हाँ, नीचे क्या कर रही हूँ? माय फुट! धक्का क्यों दिया? क्या सपना देख रहे थे ऐसा? अरे बाप रे, हर्षद भाई का धक्का बंधु को लग गया। सॉरी 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 सॉरी। क्या सॉरी? बताओगे ऐसा क्या सपना देख रहे थे जो मुझे नीचे धक्का दे दिया? वो हर्षद भाई को बचा रहा था। हैं? हाँ, अरे वो हम सोच रहे थे ना कि हो ना हो जरूर किसी ने टेरेस पे से जानबूझकर ये गमला फेंका है। हम नहीं सोच रहे थे, तुम और तुम्हारा डिटेक्टिव बेटा सोच रहे थे। अरे ऐसा क्या कर रही हो? तुम भी तो कह रहे थे ना कि ऐसा हो सकता है। मैंने कहा था ऐसा हो सकता है, यकीन से नहीं कहा था कि ऐसा ही हुआ है राज। लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा ही हुआ है बंधु। और अगर उस बाबूलाल को वक्त पर नहीं पकड़ा ना हमने
हो सकता है वो अगला हमला हर्षद भाई पर ही करते। हर्षद भाई से जाकर मिलना होगा। ओ हेलो हेलो हेलो, 1:30 बज रहे हैं रात के, सो रहे होंगे वो, सुबह बात करना। ओके सो जा चुपचाप, और अगर धक्का मारा ना राज, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। हमारा राम जी, राजेश भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी 6 बेडरूम हॉल किचन वाली शशिकला मौसी है ना, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो बच्चों को क्रिकेट नहीं खेलने देती थी, उन्हें डांटती थी, तो बच्चे क्या करते थे, बारी बारी आकर उनके घर की डोरबेल बजाते थे और भाग जाते थे। लेकिन मैं तो खुद बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। तो फिर कोई बच्चा टेरेस से गमला नीचे कैसे फेंक सकता है? क्या हो रहा है, क्या डिस्कशन हो रहा है? देखो भाई, आप कहाँ बच्चे पे पहुंच गए हैं? राजेश भाई, मैं कहाँ पहुंचा, ये बंटर पहुंचा। बट नहीं ये झलक, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेरा किसी के साथ झगड़ा है ही नहीं तो कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? अथर्व और विद्युत ने कही हुई बात सच है। कोई तो है जिसके पास टेरेस की डुप्लीकेट चाबी है। हाँ, लेकिन उसने वो चाबी बनाई कैसे होगी? एक चाबी तो दक्कू के पास रहती है और दूसरी चाबी तिवारी जी के पास। और तिवारी वाली चाबी हमेशा ऑफिस में रहती है। I mean, तिवारी को जब भी कोई काम होता है, टेरेस से पानी छोड़ना हो या कुछ भी काम हो, वो ऑफिस से ही चाबी लेता है और काम पूरा होने के बाद हमेशा ऑफिस में ही चाबी छोड़ देता है। और अगर किसी मेंबर को चाबी चाहिए होती है तो वो हमेशा मुझसे लेता है और मैं याद से उससे वापस ले लेता हूँ। तब एक मिनट, आपके उस चाबी लेने और वापस देने के चक्कर में मौके का फायदा उठाकर अगर किसी ने चोरी चुपके ओरिजिनल चाबी की डुप्लीकेट चाबी बना ली हो तो, राइट, है ना? फिर जो भी वो बंदा होगा वो गमला लेकर टेरेस पर गया होगा, टेरेस का ताला खोला होगा, गमला हर्षद भाई की गाड़ी पर ऊपर से फेंक दिया होगा, ताला लगाकर वापस नीचे भाग गया होगा। तो पॉसिबल है कि नहीं? हाँ। हर्षद भाई जरा सोचिए, पिछले कुछ दिनों में आपने किसी को कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कह दिया हो जिससे सामने वाले को बुरा लगा हो? लेकिन ऐसा वैसा तो मैं सिर्फ दक्कू को ही कहता हूँ। ये टेरेस की एक चाबी तेरे पास भी रहती है ना? कहीं तूने तो टेरेस पे जाके गमला मेरी गाड़ी पे नहीं फेंका है? हाँ? सच सच बता बे झालक। आता जो यही है। बंटर, मुंगो मार वरना तुझे नीचे फेंक दूंगा। क्या हुआ इसका? गमले की शक्ल के इंसान। क्या हो रहा है? क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं आप दोनों? हाँ, मैटर की सीरियसनेस को तो समझिए। आज उस आदमी ने टेरेस से गमला फेंका आपकी गाड़ी पे, कल को कुछ और सामान फेंक सकता है ना। नीचे बच्चे खेलते हैं, हम लोग आते जाते रहते, किसी के सर पे गिर गया, चोट लग गई, नुकसान पहुंच गया तो मजाक की लड़ाई करने की बात नहीं है, बहुत सीरियस इशू है, इस पे सोचना पड़ेगा। और ये जो हमने अभी डिस्कशन किया है, इससे एक बात क्लियर है, वो जो भी आदमी है जिसने टेरेस से गमला फेंका, उसके पास टेरेस की डुप्लीकेट चाबी है। She is right. She is always right. हर्षद भाई याद कीजिए, पिछले कुछ दिनों में किसी के साथ आपकी अनबन तो नहीं हुई? काकू, देखिए आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। हम आपसे बस ये पूछना चाहते हैं कि आपने मंगेश के मुंह से हर्षद भाई से हुई किसी अनबन के बारे में सुना था? ज्यादातर हम दोनों घर पे नहीं होते हैं ना, वो आप ही के साथ होता है, तो ऐसा कुछ भी याद आ रहा है आपको? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। हाँ? मुझे याद आया। राधिका, याद करो तुम। आपको याद आया ना? हाँ, तो बोल दीजिए। वो बोल रही है, बताइए। तो अनबन हुई थी। अनबन हुई थी पिछले हफ्ते। हर्षद यहाँ आया था मंगेश की कंप्लेन लेके, और मंगेश वहीं दरवाजे पर खड़ा था। काका, क्या कंप्लेंट की हर्षद भाई ने? कंप्लेन? ये कंप्लेन मैं राजेश भाई या मनोज भाई से भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की। क्यों? क्योंकि हमारे को पता था कि ये बात सुनकर राजेश भाई प्रेशर में आ जाते और मनोज भाई आप लोगों को प्रेशर में डाल देते। इसीलिए आपसे अकेले में ये बात करने में यहाँ पे आया हूं। ये आपका ये मंगेश, ये झलक, ये हमारी गुनगुन को गार्डन में गुलाब दे रहा था, लेकिन मैं तो स्मार्ट हूं ना, मैं स्मार्ट हूं, इसलिए मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा। तो हमारे को बोलता है ये झलक कि नहीं, मैं तो सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए प्रपोज कर रहा हूं मैं। हर्षद, शांत हो जाता है। क्या है ना, देख, जवान बच्चे हैं ना, हाँ, तो
एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, अब इसमें कौन सी बुरी बात है नहीं? देख, विद्या के बाबा को भी ना मनोज बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन क्या हुआ आखिर में, मरने से पहले विद्या को बताया ना उन्होंने कि तू मनोज से शादी कर, है कि नहीं? क्या बोल रही है? राधिका जी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मनोज और विद्या एक दूसरे को बचपन से पसंद करते थे, उनकी बात से इनकी बात को मत जोड़ो ना। अगर मंगेश जबरदस्ती गुनगुन के पीछे पड़ा है तो उसे डांट कर समझाना होगा। ये दोस्ती का येलो फूल है। उसको है ना कोई दोस्ती नहीं करनी थी तुझसे, समझा ना? अरे वो तो फूल ले भी नहीं रही थी, तू जबरदस्ती पकड़ा रहता उसको। वो तो बेचारी कितना डर रही थी, पता है आपको? नहीं हर्षद अंकल, वो डरी नहीं थी, वो तो आपको देख कर डर गई थी, क्योंकि आप हम दोनों के बीच में एकदम से आ गए थे। अरे तू, ओ काका, मेरे को ना इसके साथ में कोई आर्गुमेंट करनी नहीं है, आप बस इसको समझा दीजिए। बिल्कुल नहीं, समझा दीजिए कि आज के बाद इसने हमारी गुनगुन को कोई भी फूल या कुछ भी दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शांत शांत हो जाओ। हर्षद अंकल, आप भड़क क्यों रहे हो? अच्छा ठीक है, सॉरी, आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा। मैं फूल नहीं दूंगा, सीधा गमला दे दूंगा। ये मंगेश, हैसियत में रह के बात कर, तू हैसियत में रह के बात कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सालर मुझे हैसियत दिखाएगा, मुझे हैसियत दिखाएगा। अब तू देख, अब तो मैं गमला दे के ही रहूंगा। क्या बोले? क्या बोले झलक? शांत हो जा। ये इसी ने गमला फेंका है हमारी गाड़ी पर, इसी ने। मैंने कोई गमला नहीं फेंका। चल, झूठ बोलता है झलक। ओ राजेश भाई, अभी तो आपको भी पता है ना, इसने बोला था कि ये गमला देगा। हर्षद भाई, जैसे ही मुझे और मनोज को पता चला कि इसने आपको ऐसा कुछ कहा है, हमने तुरंत पंडू और राजू को हमारे घर बुला लिया और इसका कान पकड़ के हम लोग सीधा इसको यहाँ पे लेके आए। देख, अगर गुनगुन से इसने जबरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश की है तो मैं माफी मांगता हूँ। हर्षद भाई, विश्वास करिए, ये सच कह रहा है, गमला इसने नहीं फेंका। लेकिन इसके पास टेरेस की चाबी थी, नहीं, वो इसलिए नहीं यामिनी भाभी, हमने ऐसा कहा कि मनोज दादा और विद्या को ऐसे लगा कि टेरेस की डुप्लीकेट चाबी मंगेश के पास है, लेकिन हमने चेक किया, टेरेस की नहीं थी, वो उसके किसी बैग की चाबी है। हाँ, और जब गाड़ी पे गमला गिरा था ना, तब मंगेश घर पे ही था, सो रहा था। इनफैक्ट वो गाड़ी के सायरन की आवाज से उसकी नींद टूटी और वो भी बाकी लोगों के साथ ही नीचे आया था, है ना मनोज दादा? एग्जैक्टली। और ये बात तू मम्मी या श्रीनिवास से भी कंफर्म कर सकता है हर्षद। इसने आपको गुस्से में जो भी बोला, पर यकीन मानिए गमला इसने नहीं फेंका। दादा को और विद्या को ये कंफ्यूजन इसीलिए हुई क्योंकि दादा ने मंगेश को पकड़ा सीढ़ियों से नीचे आते हुए। हाँ, ये सच बात है कि मंगेश बार बार टेरेस पे जाता था, लेकिन जब मैंने पूछा तो इसने सच बताया। मंगेश, बताना सबको, क्यों जाता था बार बार टेरेस पे? मैं चेक करने जाता था कि कहीं टेरेस के दरवाजे का ताला खुला तो नहीं। दरवाजे का ताला खुला है कि नहीं खुला, मतलब ये कि तिवारी अंकल पिछले कुछ टाइम से बहुत परेशान रहते थे ना, तो वो जब टंकी का पानी छोड़ने जाते थे टेरेस पे, कई बार ऐसा हुआ कि नीचे जाते वो ताला लगाना भूल गए। तो मैं वो चेक करता था, और अगर खुला होता था तो मौके का फायदा उठा के वो अपनी सोशल मीडिया की रील्स बना देते थे। मंगेश, तिवारी जी परेशान थे और टेरेस को ताला मारना भूल जाते थे, ये बात तुम्हारे सिवा और किस किस को पता थी? वो मुझे नहीं पता राजेश अंकल। मतलब कोई और भी है जिसको मारे से दुश्मनी है? यस, कोई और भी है जिसने तिवारी जी की परेशानी का फायदा उठाया, खुली टेरेस के अंदर गया, आपकी गाड़ी पर गमला फेंका और फिर भाग गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो है कौन? तिवारी अंकल,
तिवारी अंकल? ब्रो, तू कहना चाहते कि ये सब जो हुआ है वो तिवारी अंकल ने किया है, लेकिन वो ये सब क्यों करेंगे? अरे मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब तिवारी अंकल ने किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें तिवारी अंकल पे भी क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा। क्योंकि तू ये नोट कर, जब से ये सब हुआ है ना, तब से तिवारी अंकल गायब है। उनका फोन भी स्विच ऑफ है और उनके घर पे ताला भी लगा हुआ है। लेकिन ब्रो, उनका तो दक्कू अंकल के साथ झगड़ा हुआ है ना, इसीलिए वो चले गए। नहीं, सब लोग यही कह रहे हैं कि उनका झगड़ा हुआ है, पर ये झगड़ा कई बार हुआ है। और चलो मान भी लिया कि इस बार तिवारी अंकल को ज्यादा ही हर्ट हो गए, तो उन्होंने अपना फोन क्यों स्विच ऑफ किया, घर पे ताला क्यों लगा हुआ है? इन सारे सवालों के जवाब अब सिर्फ एक इंसान दे सकता है। कौन? तिवारी अंकल। हाँ चल, अभी चल, फोन रख। हर्षद, तिवारी जी को ना 25,000 रुपयों की जरूरत है, तो आप देंगे? बैंक खोल के रखी है मैंने, बैंक खोल के रखी है इधर। 200-500 की बात होती तो अलग बात थी, लेकिन 25,000 रुपया कुछ भी? दिमाग है कि नहीं तेरे पास? बावरी हो गई तू? साहब इनको मत डांटिए, मुझ पर अचानक मुसीबत आन पड़ी थी तो कहीं से मदद नहीं मिली। मैंने ज्योति भाभी को कहा, इन्होंने कहा कि आपसे घर आके बात करूं। एक तो पता नहीं चलता कि तुम लोग पे मुसीबत क्यों आती है, हैं? ये सब बहाने, सब पता है हमारे को। ये कभी माँ बीमार है, कभी बाप बीमार है, कभी बेटा बीमार है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। 2-5 हजार होता है ना तो बात अलग थी, लेकिन 25,000? तो तू क्या इसकी बात में आ गई? हर्षद, तिवारी जी ने इस तरह की मदद कभी भी हमसे या सोसाइटी में किसी और से नहीं मांगी है। और पता है, मैं इनसे घर का सामान मंगवाती हूँ या सब्जी वगैरह कुछ मंगवाती हूँ ना, तो अगर 2 रुपए या 5 रुपए भी बचते हैं ना, तो वो लाकर मुझे देते हैं। अरे सब बहाने, सब पैतरे इसके पैतरे। 2-5 रुपए वापस देके विश्वास जीते ताकि बड़ा पैसा ऐड सके। इंस्पेक्टर साहब, आपको पैसे नहीं देने मत दीजिए, पर ऐसा मत बोलिए साहब। मैं गरीब हूँ, शायद आज लाचार हूँ, लेकिन भिखारी नहीं हूँ साहब। भगवान ना करे कभी आप पे ऐसी मुसीबत टूटेगी जो आज मुझ पे टूटी है, तब आपको पता चलेगा कि कैसा लगता है दिल को। कोई बात नहीं साहब, राम राम। जा ये तेरे जैसों के कहने पे मुसीबत नहीं आ जाती, समझा ना? मुझ पे मुसीबत टूट पड़ेगी हर्षद अग्रवाल पे। मैं भी देखता हूँ ना कैसे मुसीबत टूट पड़ती है हमारे पे। मेरी गाड़ी का नुकसान कर दिया, किसने फेंका मेरी गाड़ी पे? गमला किसने फेंका? किसने नुकसान किया मेरी गाड़ी का? एक एक पैसा वसूल करूंगा, पहले बता रहा हूं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हेलो पंटर, तू राजेश भाई को लेकर जल्दी से जल्दी सोसाइटी ऑफिस में पहुंच। तेरी गाड़ी पर गमला गिराने वाले का पता चल गया है, जल्दी आओ। हेलो, बोरीवली पुलिस स्टेशन? सर, मैं सोवियत रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिश जोशीपुरा बोल रहा हूं, और मुझे आपको एक सूचना देनी है। हाँ साहब, तिवारी बोल रहा हूँ। नहीं साहब, फोन बंद था, अभी अभी आपको फोन करने के लिए ऑन किया है। जी साहब। साहब, सोसाइटी में सब ठीक चल रहा है ना? किसी को मुझ पे शक तो नहीं हुआ ना? साहब, आपको तो पता है मैंने ये सब क्यों किया है। सबको ये बोल करके मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ अपने एक रिश्तेदार के यहाँ थाने सिटी में रह रहा हूँ अपने परिवार के साथ। जी साहब। साहब, आपसे एक विनती है कि अगर बात आगे बढ़ जाए और मैं पकड़ा जाऊं ना, तो सब मेरे परिवार को बचा लेना साहब। उनको कुछ नहीं होना चाहिए साहब। मैं गुनाह कबूल करूंगा साहब, पर मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए साहब, क्योंकि मैंने सब अपने परिवार के लिए किया है साहब। जी साहब।
हे भगवान, ये मजबूरी ने मुझसे क्या करवा दिया, क्या करवा दिया। दक्कू भाई, पुलिस को बताने से पहले एक बार हमसे बात तो कर लेते। कमाल कर रहे आप भूल गए क्या? तिवारी जी ने हमारी इतने सालों से सेवा की है, कभी उनके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं आई है। कैसे कह सकते कि ये उन्होंने किया है? नहीं, ओ राजेश भाई, नहीं वही है। आपको याद है, आपने हमारे को कहा था कि हर्षद भाई याद करो, आपका किसी के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ है ना? हाँ, अभी याद आया। 6-7 दिन पहले यही आया था झालर मेरे पास, 25,000 रुपए मांग रहा था मुझसे। ये सब बहाने हैं, सब पैतरे इसके पैतरे। 2-5 रुपए वापस देके विश्वास जीते ताकि बड़ा पैसा ऐड सके। इंस्पेक्टर साहब, आपको पैसे नहीं देने मत दीजिए, पर ऐसा मत बोलिए साहब। भगवान ना करे कभी आप पे ऐसी मुसीबत टूटेगी जो आज मुझ पे टूटी है, तब आपको पता चलेगा कि कैसा लगता है दिल को। इसने साफ साफ बोला था मुझसे कि मुझ पे कोई मुसीबत टूट पड़ेगी, और वही हुआ। लेकिन सबूत क्या है? ये रहा सबूत। ये देखिए राजेश भाई, देखिए इस तिवारी को। तिवारी ने ठीक 5:30 बजे आकर ऑफिस में आके कपड़े चेंज किए और नाइट वॉचमैन को घर भेजा, और ठीक 5:53 पर टेरेस की चाबी ली और लिफ्ट से टेरेस पे गया। हाँ तो तिवारी जी हर रोज सुबह जाते हैं वाटर लेवल चेक करने। एक बार ओवरफ्लो हो गई थी टंकी, आपने झाड़ा था तिवारी जी को। आगे देखिए राजेश भाई, आगे देखिए। तिवारी के टेरेस पे जाने के ठीक 7 मिनट बाद, यानी 6 बजे, पंटर की गाड़ी पर गमला गिरा। देखिए, और हम सब लोग नीचे इकट्ठा हुए और उसके नाम से जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और जब हम उसके नाम से जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ठीक 6:20 पर लिफ्ट टॉप फ्लोर से नीचे आई, जिसमें तिवारी भी आया। 20 मिनट बाद वो भी घबराया हुआ। क्योंकि तभी आप उनका नाम लेकर इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे ना कि वो डर गए। इससे क्या कैसे साबित होता है कि गमला उन्होंने फेंका? अच्छा, एक मिनट, आपने उन्हें गमला लिफ्ट से ऊपर ले जाते हुए देखा? अरे क्या बात कर रहे हैं राजेश भैया, खून करने वाला कभी चाकू दिखाते हुए घूमता है क्या? कमाल कर रहे हैं। ये मतलब आपका नुकसान करके क्या मिलने वाला था तिवारी जी को? चैन मिलेगा। मेरा नुकसान करके ना झालर को चैन मिलेगा। इसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप। ये कोई बेतुकी बात नहीं है राजेश भाई। कानूनी भाषा में इसे एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश बोलते हैं। आप लोग है ना खामखा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। क्या ओवर रिएक्ट? हम लोग? क्या बात कर रहे हैं राजेश भाई? ये दोस्तों की बात छोड़कर ये वॉचमैन की वकालत कर रहे हैं आप। करने दे पंटर, इनको उसकी वकालत करने दे। तू टेंशन मत ले, तेरे साथ एक होनहार वकील बैठा है। कौन? मैं, यानी सोनू रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। इस तिवारी के खिलाफ ऐसा केस बनाऊंगा कि इसकी 7 पुश्तें भी वॉचमैन बनने के बारे में सोचेगी भी नहीं। कमाल आदमी है, ये फालतू में इमोशनल हो रहे। से इमोशनल नहीं पंटर, इमोशनल फूल बोलते हैं। एक मिनट, बोरीवली पुलिस स्टेशन से फोन है। हेलो जी सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच जी, बाय। क्या हुआ, तिवारी पकड़ा गया? नहीं, पर बहुत जल्द पकड़ा जाएगा पंटर, क्योंकि पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई है। यहीं थाना शहर में उसका नंबर एक्टिव था। अब तिवारी नहीं बचेगा। राज, इतना टाइम कहाँ लगा दिया? बोल के गए थे दक्कू भाई से बात करके आ रहा हूँ, फिर इतना टाइम लगा दिया तुमने। अब बैठे क्यों हो? लेट हो जाओगे ऑफिस के लिए। मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, जल्दी आओ। सखी अथर्वा, अथर्वा स्कूल गया, सखी यहीं है। हुआ क्या है? क्या हुआ डैडी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे पूछो मत। हर्षद भाई दक्कू भाई ना बिना सर पैर वाली बात कर रहे हैं। उस सीसीटीवी फुटेज में तिवारी जी को
ऐसे लिफ्ट से ऊपर जाते हुए देखा, मतलब टेरेस पर, और नीचे आते हुए देखा। तो दोनों इस नतीजे पर पहुंच गए कि तिवारी जी ऊपर गए और उन्होंने ऊपर से गमला फेंक दिया हर्षद भाई की गाड़ी पर और सोसाइटी से भागे। बोलो। नहीं राजेश भाई, तिवारी ऐसा नहीं कर सकता है। वही बोल रहा हूँ। राज इतना स्ट्रेस मत लो, कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं ना। अरे कैसे स्ट्रेस ना लो? वो हर्षद भाई दक्कू भाई ने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। हाँ भाई, पुलिस? बहू? अरे सखी, हाँ इसीलिए तो तुम्हें बुलाया मैंने। तिवारी जी के बेटे का नंबर है ना तुम्हारे पास, अरुण का? हाँ डैडी, लेकिन वो फिलहाल पुणे गया है स्टडी करने। तो लेकिन सखी उसको फोन करना, उसको कुछ तो आइडिया होगा कि घर में कोई स्ट्रेस है या तिवारी जी कहाँ, कुछ तो पता होगा उसे। यस यस। ये नंबर तो बंद आ रहा है। अरुण का एक ही नंबर था मेरे पास। आशा, तिवारी जी की पत्नी का नंबर है ना तुम्हारे पास? उसका नंबर भी बंद आ रहा है मैंने। अच्छा तो एक काम कर, जाओ तिवारी जी के एरिया में उनका कोई तो रिश्तेदार होगा, हाँ उनका नंबर ढूंढ निकालो। पुलिस तिवारी जी को ढूंढे उससे पहले हमें तिवारी जी तक पहुंचना होगा। बंधु कुछ पता चला? नहीं राज, आशा ने बहुत कोशिश की लेकिन किसी रिश्तेदार का नंबर नहीं मिला। पता नहीं तिवारी जी कहाँ गए। अच्छा कुछ पता चले तो बोलना मुझे। हाँ बोलूंगी। तुम प्लीज इतना स्ट्रेस मत लो, तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया ढंग से, खाना खा लेना। ओके? हाँ कर दो। ओके बाय। ओके बाय। मेरा राजू ना बचपन से ही ऐसा है, अगर उसे कोई इंसान सही लगे ना तो चाहे कितने भी लोग उसे गलत समझे, राजू मानेगा ही नहीं। तू ना राजू को समझा कि तिवारी ने कुछ नहीं किया, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन तिवारी जी ने कुछ किया नहीं है तो वो भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? इसी वजह से तो मैं हर्षद से भी कुछ नहीं कह पा रही हूँ। पर पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तिवारी जी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप सबको याद है हमारे बिल्डिंग में फायर स्ट्राइक हुई थी? फायर ने कब स्ट्राइक की थी ज्योति बहन? की थी ना यामिनी भाभी, उस शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। अच्छा वो फायर स्ट्राइक? हाँ, तब तिवारी जी ने अपनी जान पर खेलकर हम सबको बचाया था और हमारे घर भी लॉक किए थे। उस वक्त मेरे हॉल में इतना कैश पड़ा हुआ था लेकिन एक नोट इधर से उधर नहीं हुई। देखिए सही है, माना कि तिवारी जी की ईमानदारी पे हम शक नहीं कर सकते, लेकिन ये गुस्सा बहुत भयानक चीज होती है। आई नो। ओ चंदू, तू भी चलते वक्त ना मुंडी ऐसा ऊपर करके चलना, कहीं वो बाबूलाल तेरे सर पे गमला ना गिरा दे। कुछ भी मत बोला दासा नहीं। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ये तिवारी जी ने गुस्से में आके क्या कर दिया तूने देखा ना? नहीं दासा नहीं, तिवारी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। बोल। राजेश सर, आपको तिवारी पर इतना विश्वास कैसे है? मुझे तिवारी जी पर इसीलिए विश्वास है क्योंकि इंसानों को पहचानने में मैंने कभी धोखा नहीं खाया। ओके? इस बार भी बात कुछ और ही है। लेकिन और क्या बात हो सकती है ब्रो? तो समझ नहीं रहा है विद्युत। देख, तक्कू अंकल ने भी ये बोला है कि ये गमला तिवारी अंकल ने गिरा है। ओके? एंड जब वो वापस नीचे आए तो वो बहुत घबराए हुए थे और हमें ये भी पता चला है कि तेरी इस गाड़ी का कवर भी तिवारी अंकल ने हटाया। तो अगर वाकई में उन्होंने गमला फेंका होता तो वो उसी समय क्यों नहीं भागे? वो दोपहर तक सोसाइटी में ही थे। वो हर फ्लैट में गए, उन्होंने हर फ्लैट में चेक किया कि क्या उस फ्लैट का ग्रिल बराबर है कि नहीं, कि किसी बालकनी में से ही गमला गिरा हो। हाँ, और जब तक्कू अंकल ने तिवारी अंकल को वीडियो बनाकर लाने के लिए कहा तब तिवारी अंकल भड़क गए और चले गए। हाँ देख, गमला गिरा सुबह 6 बजे और लड़ाई हुई दोपहर 12 बजे। तो इस 6 घंटे के गैप के बीच में वो सोसाइटी में क्यों थे? मैं कह रहा हूँ ब्रो, बात कुछ और है। चल माना, तो फिर तिवारी अंकल हम सबके सामने आकर बता क्यों नहीं देते कि बात है क्या? सर लग तो वही रहा है, हुलिया भी वैसे ही है, लोकेशन भी वही है, नजर रखूं। क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ? मुझे लगता है कि मैं एक बार राजेश सर को फोन करता हूँ, वो शायद मेरी मजबूरी समझ सकेंगे। तिवारी जी। गमला मास्टर तिवारी तुम ही हो ना? है?
हाँ बंधु बोलो। राज, तिवारी जी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या? वो उन्होंने ना पुलिस के सामने एक्सेप्ट कर लिया कि गमला उन्होंने ही फेंका था। What nonsense? हाँ बंधु, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मन तो मेरा भी नहीं मान रहा है राज, पर हम कर क्या सकते हैं? वो जब खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं तो। बंधु मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हर्षद भाई है दूसरी लाइन पर। ओके ओके। हाँ हर्षद भाई बोलिए। राजेश भाई, सुना आपने? सुना वो जो आपका चहीता तिवारी पकड़ा गया जालर। और उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। दक्कू भाई एकदम गाय की तरह, मतलब सीधा आदमी है वो। सोसाइटी में पुलिस भी आती है तो डर के मारे कांपने लगते वो। यार ये कमाल करते हैं यार ये राजेश भाई भी ना। वो तिवारी ने जब अपना गुनाह कबूल कर लिया है फिर भी आप मतलब वो निर्दोष है, निर्दोष है। मैं ये इमोशनल होकर नहीं कह रहा हूँ हर्षद भाई, दक्कू भाई। रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग नाम की भी चीज होती है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वी आर मिसिंग समथिंग। अरे यार ये कैसे समझा राजेश भाई मेरी बात? आता जो साहब ये 2 बाल्टी में आपके मम्मी पापा के घर पहुंचा देता हूँ। कोई बात नहीं, 2 चक्कर लगाऊंगा, मम्मी पापा के घर में बाल्टियां पहुंचा दूंगा। नहीं साहब, आप शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। आपके मम्मी पापा की सेवा मतलब अपने मम्मी पापा की सेवा करने जैसा पुण्य का काम है सर। तिवारी जी आपका अभिमान है हम सबको, पूरी साई दर्शन हाइट्स को। हाँ दादा। हाँ राजू, तूने तिवारी के बारे में सब सुना ही होगा। हाँ मैंने सब सुना अभी, लेकिन मेरा अभी भी मन नहीं मान रहा कि तिवारी जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल क्यों किया। गुनाह उसने कबूल नहीं किया है, उससे करवाया गया है। उसकी मजबूरी का फायदा उठा के कोई बहुत बड़ा खेल खेल गया। क्या? ये कैसे पता चला? इस सच का पता अथर्व और विद्युत ने लगाया। कैसा सच? ले बात कर। डैडी, हुआ ये कि उस दिन की पूरी टाइमलाइन पे रिसर्च करने के बाद हमें एक बात कब से खटक रही थी कि अगर तिवारी अंकल ने एक्चुअली वो गमला फेंका तो वो सुबह क्यों नहीं भाग गए। वो दोपहर 12 बजे तक वहीं रुके, उन्होंने फ्लैट में चेकिंग भी की और फिर अचानक से गायब हो गए। डैडी, फिर हमने ना हमारी इन्वेस्टिगेशन का एक क्रूशियल पॉइंट पे फोकस किया। डैडी, मुझे ना विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तिवारी अंकल ये सब कर सकते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू सन। मनोज काका को फोन दो। हाँ बोल राजू। दादा अब सुनो, हमें क्या करना है? ओके क्या जरूरत थी राजेश भाई को उस झालर तिवारी को छुड़ाने जाने की? हर्षद भाई, अगर तिवारी जी इतने ही बदमाश होते, अगर उन्होंने सचमुच में कुछ गलत किया होता तो आपको क्या लगता है कि पुलिस उन्हें जाने देती ऐसी? और राजेश भैया ने पुलिस स्टेशन जाकर वो सच बताया जो आप दोनों ने जानने की कोशिश तक नहीं की। एग्जैक्टली। वो सच जो एवी डिफेक्टिव ने जाना। डिटेक्टिव? हाँ वही, सेम टू सेम, और जानकर हमें बताया। वो सच जिसकी वजह से पुलिस को लगा कि तिवारी जी निर्दोष है और पुलिस ने उन्हें जाने दिया। वरना भाभी सच है क्या? और तिवारी गुनहगार नहीं है तो गुनहगार है कौन? ये क्या ढूंढ निकाला तुम लोगों ने? ढूंढ करके क्या खड़े हो? बताओ ना क्या ढूंढना है? हर्षद अंकल, सब पता चल जाएगा। पहले डैडी को तिवारी अंकल के साथ घर तो आने दीजिए। बताइए तिवारी जी, सच सच बताइए। साहब सच ये है कि उस दिन मैं टेरेस पर जब पानी छोड़ने गया तो पानी छोड़ने के बाद वहीं अपने परिवार की परेशानियों के बारे में सोचने लगा और सोचते सोचते साहब कितना वक्त निकल गया
मुझको भी नहीं पता चला। तभी अचानक से जोशीपुरा साहब के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई और साहब मैं तुरंत दौड़ के नीचे आया। तिवारी, तुम कहना चाहते हो कि तुमने गमला नहीं फेंका, तो फिर तुमने पुलिस के सामने कबूल क्यों किया? हाँ, अब मैं क्योंकि उसके बदले तिवारी अंकल को 25,000 रुपए दिए गए थे। व्हाट? 25,000 रुपए तिवारी जी को किसने दिए पैसे? वाली अंकल ने। व्हाट? मतलब उस झालर वालिया ने ये तिवारी को मारे पर गमला फेंकने की सुपारी दी थी? पापा, तिवारी अंकल ने भी बोला तो कि उन्होंने गमला नहीं फेंका। हाँ, और गमला टेरेस से नहीं फेंका गया था। इनफैक्ट किसी ने गमला फेंका ही नहीं था, वो गिर गया था वाली अंकल के फ्लैट से। व्हाट? अरे ये सब चल क्या रहा है? कोई साफ साफ बोलेगा? दक्कू भाई, जब गमला हर्षद भाई की गाड़ी पे गिरा था, उसके बाद आपने ही तिवारी जी को हर फ्लैट में ग्रिल और बालकनी चेक करने के लिए भेजा था ना? तो तिवारी जी हर एक फ्लैट में जाकर चेक कर रहे थे, तो वालिया जी के फ्लैट पे पहुंचे। वालिया जी के फ्लैट में इन्होंने देखा कि वालिया जी ने ग्रिल निकाल दी थी और बालकनी एक्सटेंड कर रहे थे। तिवारी जी ने ये देख लिया, इसीलिए वालिया जी ने तिवारी जी को एक ऑफर दिया। अरे वालिया साहब, ये सब तिवारी इधर लेकिन साहब ये आओ। तिवारी, मेरी बात तो समझो। मैंने सोसाइटी से परमिशन मांगा था, मगर मुझे डक्कू ने परमिशन नहीं दिया, इसलिए मुझे छुप छुपा कर ये बालकनी का काम करना पड़ रहा है। लेकिन साहब ये गलत। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने गमला जानबूझकर फेंक दिया। इतने लेबर यहाँ पर काम कर रहे हैं, किसी से गलती से गमला गिर गया होगा। एक काम कर तिवारी, ये 10,000 रुपए तू रख ले। देखो सिर्फ इतना ही छुपाना है कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। अरे नहीं साहब, मैं सब ये नहीं लूंगा। नहीं क्या? नहीं क्या? अगर तूने कुछ बोला ना तो तू भी फंसेगा। अरे मैं क्या फंसूंगा साहब? ये देख, ये जो रोड़ी है, सीमेंट है और रेता है ना, तेरी नाक के नीचे से मैं ऊपर लेकर आया। तुझे पता लगा क्या? नहीं ना? अगर डक्कू को ये पता चलेगा, तेरे पे एक्शन जरूर लेगा। साहब मैं थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ, तो हो सकता है मेरी नजर ना पड़ी हो। मैं जोशीपुरा साहब को सब कुछ सच सच बता दूंगा साहब। हाँ तिवारी समझ, मैं अपनी गलती पर तो माफी मांग लूंगा, ये फ्लैट का काम भी रुकवा दूंगा, मगर तेरी गलती पर तो तेरी नौकरी छूट जाएगी। अगर नौकरी छूट ही रही है तो ये पैसे लेकर छोड़ना। आप हर्षद भाई की गाड़ी पर गमला गिरा है, आपने उनकी गाड़ी की हालत देखी ना? हर्षद भाई चुप बैठने वाले नहीं है साहब। और आज मैं छुपा भी लूं इस बात को, लेकिन कल कहीं ना कहीं से कभी ना कभी सबको सच पता चलेगा, तब क्या होगा साहब? तिवारी, मेरे पास उसका एक रास्ता है, तो ये 10,000 रुपए रख और कोई बहाना बनाकर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दे। लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे अपनी कंपनी में नौकरी दूंगा, 1.5 गुना ज्यादा तनख्वाह देकर। थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। तू अभी जा, अपना मोबाइल फोन ऑफ कर, अपने परिवार को ले और यहाँ से दूर चला जा, ठीक है? नहीं साहब, मैं ऐसा करूंगा तो सबको मुझ पर शक होगा, और सब जोशीपुरा साहब ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी पुलिस में। तो एक काम कर तिवारी, ये ना तू 10,000 रुपए और रख। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तू पुलिस को ये कह दियो कि तुझे हर्षद अग्रवाल के ऊपर गुस्सा था और तूने टेरेस पे जाकर उसकी गाड़ी पे गमला मार दिया, और तुझे बचाने की गारंटी मैं लेता हूं। चिंता मत कर, ठीक है? ठीक है साहब, और मुझे 5,000 रुपए और दीजिए, क्योंकि मुझे 25,000 रुपए की जरूरत है। तिवारी तू भी चल डन, मगर एक बात का ध्यान रखियो, जब तक ये केस बंद नहीं हो जाता यहां से गायब रही हो तू, ठीक है? ऋषभ। जी साहब। वाह वाह राजेश भाई वाह, एक तो इसने पैसे लिए, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, और ऊपर से ये निर्दोष है, आप ऐसा बोल रहे? हर्षद भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तिवारी जी निर्दोष हैं, पर हमें पता तो लगाना चाहिए ना कि तिवारी जी ने ऐसा किया क्यों। क्यों तिवारी? सिर्फ 25,000 रुपए के लिए? अरे इतने सालों की मेहनत, ईमानदारी सब दांव पे लगा दी तूने। हाँ, डर नहीं लगा कि तू जेल जाएगा? तो क्या करता काकी,
क्या करता। मेरी पत्नी का अपेंडिक्स पक गया था। डॉक्टर ने कहा कि किसी बड़े हॉस्पिटल में किसी बड़े डॉक्टर से जल्द अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो अपेंडिक्स फट सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। मैं हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने 30,000 रुपए का खर्चा बताया। मेरे पास सब कुछ मिला के 5,000 रुपए का इंतजाम हुआ। बाकी के पैसों के लिए मैंने कई जगह मदद की गुहार लगाई। चौसीपुरा साहब को बोला, अरशद साहब को बोला, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। क्या करता काकी? लेकिन तिवारी जी आप हमसे कहते एक बार, राजू, वंदू, काका, काकू, मैं या मनोज किसी से तो कहते। विद्या भाभी, आप लोग अभी बदना भाभी के कैंसर के इलाज के खर्च से बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं। इस मुंह से आप लोगों से पैसे मांगने जाता मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उस समय मुझे अपनी पत्नी की जान बचाने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, किसी भी हद तक जा सकता था। मुझे अपनी दुलारी की जान बचानी थी भाभी, मुझे अपनी दुलारी की जान बचानी थी बस। तो तिवारी जी ने ठाणे के एक अस्पताल में अपनी पत्नी का इलाज करवाया और वहीं पर अपने किसी रिश्तेदार के घर पर छुप कर रह रहे थे। गलती सिर्फ तिवारी जी से नहीं हुई है, गलती हम सबसे हुई है। क्या हम इन्हें बात बात पर अपने परिवार का सदस्य कहते रहते हैं, लेकिन जब इन पर कोई मुसीबत आई, जब ये परेशानी में थे, तब हम में से किसी ने इनसे ये पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि क्या हुआ तिवारी जी, क्या तकलीफ है आपको। और इसमें मैं और बंधु भी शामिल है। ये गलती हमसे भी हुई। देखो भाई हर्षद भाई, माना जब हमसे कोई पैसे मांगता है तब उस वक्त पता है मुझे बहुत कुछ चल रहा होता है आपके दिमाग में, कभी कभी अपना हाथ तंग होता है। लेकिन अगर आपने तिवारी जी से वजह पूछी होती, वो बात हमसे शेयर की होती, हम सब ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से कंट्रीब्यूट किया होता, तो शायद तिवारी जी को वालिया से पैसे लेने नहीं पड़ते। बिल्कुल। लेकिन इन सब बातों के बीच वो वालिया कहाँ है? वो वालिया यहाँ है विद्या। वालिया साहब को मैं और राजू पुलिस स्टेशन ले गए थे। राजू तिवारी जी के साथ जल्दी निकल आया, लेकिन मैं वहीं रुका था। वालिया से माफीनामा लिखवा रहा था। हालांकि केस तो कोई बनता नहीं है, क्योंकि गमला जानबूझ के नहीं फेंका था। लेकिन सच बोलूं, अगर वालिया ने सच्चाई बता के तिवारी को नहीं छुड़वाया होता तो मैं इसे नहीं छोड़ता। राजेश भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप सब लोगों से माफी मांगता हूं। मगरमच्छ कहीं का। मैं हर्षद भाई की गाड़ी का नुकसान देखकर बहुत डर गया था। मुझे लगा कि उनकी गाड़ी बम्पर टू बम्पर इंश्योर्ड नहीं होगी और मुझे 1-1.5 लाख रुपया चुकाना पड़ेगा और मेरे घर का काम भी बंद हो जाएगा। मगर मुझे पछतावा भी हुआ। आप पूछिए ना मनोज भाई बताइए ना, बच्चों से पूछिए आप। मुझे पछतावा भी बहुत हुआ जब ये मेरे घर आए और आपने इन्हें बोला कि मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाएं, तो मैं तुरंत तैयार हो गया। हर्षद भाई, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मेरा विश्वास कीजिए कि मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। देखिए वालिया, आपसे कोई गुनाह तो हुआ नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट जरूर हुआ और उसकी वजह है लापरवाही। हर सोसाइटी में ऐसा एक मेंबर होता ही है, ऐसी फैमिली होती है जो लापरवाही करती ही रहती। मतलब अपनी बालकनी में से कूड़ा कचरा फेंक दिया या पानी फेंक दिया। घर साफ रखेंगे लेकिन कचरा सब बाहर फेंक देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि नीचे कोई खड़ा होगा, उसके ऊपर वो कूड़ा कचरा गिर सकता है, वो पानी, गंदा पानी गिर सकता है। आपके जो पौधे होते हैं बालकनी में, उस पर आप इतना पानी डालते हैं कि सारा पानी नीचे गिर जाता है पार्किंग में।
ये नहीं सोचते कि वो पानी वहां पर जम जाता है, उसमें मच्छर बैठ सकते हैं, उसमें मच्छर पनप सकते हैं, या फिर वहां पर काई जम सकती है। कोई सीनियर सिटीजन वहां से चल रहा होगा, वॉक ले रहा होगा आपके कंपाउंड में, वो फिसल कर उसे कुछ सीरियस इंजरी हो सकती है। ये नहीं सोचेंगे, बस लापरवाही करेंगे। मतलब ऐसे मेंबर्स को लगता है ना कि ये तो छोटी छोटी चीज है, लेकिन इससे होने वाला जो बड़ा नुकसान होता है उसका जरा भी ख्याल नहीं होता है। मैं और राज आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं। हमारे घरों में जो लोग काम करते हैं, जैसे कि आशा, और हमारी सोसाइटी का जो स्टाफ होता है, जैसे कि तिवारी जी, इन लोगों से हम अक्सर कहते हैं कि आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं, पर जब इन्हें हमारी जरूरत पड़ती है तब हम पीछे क्यों हट जाते हैं? वही तो वक्त होता है ना इन्हें ये दिखाने का कि हाँ, सचमुच में आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। एग्जैक्टली। इसलिए दक्कू भाई, अर्शद भाई, मैं चाहता हूं कि हम एक मीटिंग बुलाते हैं, ओके, सोसाइटी की, और उसमें एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, फॉर एग्जांपल आशा है, या और भी मेड्स हैं, या वॉचमैन हैं, या जो हाउसकीपिंग का स्टाफ है, उनके लिए एक डिसेंट अमाउंट का मेडिक्लेम निकलवाते हैं, ताकि कल को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आई इन पर या इनके परिवार पर, तो इनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े, लाचार ना होना पड़े। देखिए, ये हमारी सेवा करते हैं, इतना ही नहीं, ये हमारे परिवार के बारे में सब कुछ जानते हैं। जस्ट कीप दिस वन थिंग इन माइंड। कल को अगर ये किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए और किसी आदमी ने इनकी इस मजबूरी का फायदा उठाकर इन्हें पैसों की मदद करके इनसे कोई इंफॉर्मेशन निकलवाए, तो क्या करेंगे? देखिए, ये तो अपने परिवार के सदस्य की जान बचाना चाहते हैं। उस वक्त वो ये नहीं सोचेंगे ना कि क्या सही है क्या गलत है। अब वालिया ने अपना सिर्फ गुनाह छुपाने के लिए तिवारी जी का इस्तेमाल किया, राइट? हो सकता है कि बाहर का कोई अजनबी इंसान जो वॉचमैन का, आपके डोमेस्टिक हेल्प की मजबूरी का, लाचारी का फायदा उठाकर कोई गुनाह करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है। शांति शांति शांति। क्या हुआ भाई? मैं परम पूजनीय वन्ना भाभी के सौभाग्यशाली पति राजेश वागले के सुझाव से सहमत हूं, और जी सर, आप सबके सामने तिवारी से माफी मांगता हूं। सॉरी तिवारी, रियली सॉरी। तिवारी, मारे को भी माफ कर दे। सॉरी यार। उस दिन जब तू पैसे मांगने आया ना, तभी शेयर बाजार में मारे को बहुत बड़ा लॉस हो गया था। बहुत चिड़चिड़ा था मैं उस दिन, और उसके बीच में तू पैसे मांगने आ गया तो सब गड़बड़। नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ जो मैंने किया ना बहुत गलत किया। राजेश भाई सच बता रहे कि तू जिसे हम परिवार का सदस्य बताते हैं, और जब तुझे सच में जरूरत पड़ी तो हम परिवार की तरह तेरे साथ में खड़े नहीं रह पाए। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। यस, वी फेल्ड, लेकिन आइंदा हम फेल ना हो, इसका हमें ख्याल रखना। एक मिनट, सबसे पहले हमें यह ख्याल रखना है कि हमारे ये दोनों सुपर डिटेक्टिव अगर इस केस को सॉल्व नहीं करते तो आज वालिया और तिवारी किसी बड़े केस में फंस सकते थे। सही है सर। तो 3 cheers for अथर्व विद्युत। हिप हिप। हुर्रे! हुर्रे! मारो छोरो। बंदो, आओ ना, साथ में चाय पीते हैं। हाँ, वरना अभी आपको तो आना पड़ेगा ना। यस, आप ही तो हो बुढ़ापे की लाठी हैं? बुढ़ापा? अरे 41 साल के होने वाले चचा, जवानी का आखिरी साल।
बुढ़ापे के कगार पे खड़े, कगार पे। इसके बाद बुढ़ापा शुरू। हाँ, अभी 45, फिर 50, फिर 60, फिर 70। उम्र के उस पड़ाव में अच्छा खासा आदमी पकड़ लेता है बिस्तर। अरे वाह। इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? जा। तेरे डैडी 45 साल के होने वाले हैं, तो उनके जन्मदिन की प्लानिंग चल रही है चाचा की। हमने तो गिफ्ट भी सोच लिया। ओह वाह, क्या? बुढ़ापे के 2 साथी, चश्मा और लाठी। अरे बन्ना भाभी, आपको पता है आज जब हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे ना, हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए थे और राजेश भाई लड़खड़ाते हुए 1 राउंड कर पाए। तो हमने सोचा कि अभी चाचा का बुढ़ापा दूर का है? अभी उम्र के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो गिफ्ट भी उम्र के हिसाब से ही देनी चाहिए ना। तो इस जन्मदिन के बाद राजेश भाई चश्मा पहनेंगे और लाठी लेके वॉक करेंगे। तब जाके शायद हमारे साथ चलने के काबिल बन पाई। डक्कू भाई, मैं पहुंच गया। डक्कू भाई, हर्षद भाई, मैं क्यों लड़खड़ा कर चल रहा था पता है आपको? वो मेरी जो नई गाड़ी है ना, उसका गियर और क्लच वो बहुत हार्ड है। ओके, तो उसमें जरा जोर लगाना पड़ता है, ठीक है? तो वो ब्रेक लगाने के चक्कर में वो जगह कम थी, तो मुझे ऐसे खड़े रहना पड़ा, तो ऐसे पैर मेरा मुड़ गया, इसीलिए मैं लड़खड़ा के चल रहा था। ओके, मस्त बहाना है। क्या मस्त बहाना है? नई गाड़ी, हमें तो लगा सेकंड हैंड है। एक मिनट, कम टू द पॉइंट। आप दोनों मेरे बुढ़ापे के पीछे क्या पड़ गए? अरे अपने आप को देखा? चश्मा तुम दोनों को है, राइट? मुझे है, सखी, अथर्व, बंधु, मुझे है चश्मा? नहीं, तो मेरी विजन परफेक्ट है, 6x6 की विजन। मॉर्निंग वॉक करके आए हैं और समोसे घसीट रही है। ये है फिटनेस का हाल। ये देखिए हर्षद भाई, ओ बादलों में से सूरज झांक रहा है। और ओ ये देखिए मटकादर बाबा, ओ मटका अंदर लीजिए आपका। हाँ, फिटनेस की बात मुझसे मत कीजिए। हाँ, और रही बात चश्मे की ना, कुछ सालों में ना आप लोगों को दूरबीन लगाकर घूमना पड़ेगा। फिर कहना रोटी किधर है? फिर यम मेरा नाटक किधर है? ये सब करना तब। हाँ, आप हो मुझसे छोटे लेकिन लगते हो मुझसे बड़े। अरे तुम दोनों से छोटा तो मेरा मनोज ज्यादा लगता है। क्या राज क्या 70 में भी ना मैं फिट ही रहूंगा, लाइक अ फाइन वाइन। ग्लोइंग स्किन, बाल, बॉडी, मसल, एब्स वगैरह। तुम लोग आपकी स्किन देखिए ये, अरे आंखों के नीचे काले धब्बे, गड्ढे। हाँ, ये झुर्रियां देखिए, बाल देखिए आपके। और आपकी जो गाल है ना, गाल ऐसे गुब्बारे की तरह फूले हुए, ऐसे सुई चुभा दूंगा ना तो करके उड़ जाओगे। मेरे बुढ़ापे में अभी बहुत टाइम है। अपनी हालत देखिए, आप लोग ऑलरेडी बूढ़े हो गए हो। नहीं, अभी एक काम कर देना, बहुत हो गई बातें। लेट्स स्टार्ट एक्शन। हाँ, एक काम कीजिए, अभी होगा फिटनेस टेस्ट। उठिए, ये टेबल हटाइए। चलिए, उठिए, उठाइए।
अरे कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। हाँ हाँ, इनफ क्या? दक्कू भाई, हर्षद भाई, आई अभी स्किपिंग। अब बचा क्या है? चले गए दोनों। आए बड़ा। और बोले मैं गुब्बारा हो गया हूँ, गुब्बारा। तू ही चुभाएंगे तो मैं उड़ जाऊंगा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई है, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए देख। और तो तुम्हें पता है उन्होंने क्या बोला? वो बोला कि चश्मा तो पहले से पहन रहे हो, अभी कुछ दिनों के बाद दूरबीन लगा के घूमना पड़ेगा। दूरबीन लगा के पड़ेगा। मैं बूढ़ा हो गया, ऐसा बोलो। बूढ़ा हो गया हूँ, बोला है ज्योति, बोला। नहीं नहीं नहीं, तो फिर समझा राहुल को, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। यस, जरूरत क्या थी इतना कुछ बोलने की? मतलब? ये आमिनी भाभी और ज्योति भाभी का फोन आया था कि दोनों के पति फूट फूट के रो रहे हैं और कह रहे कि हम बूढ़े हो गए। तो राइट ना? किसने शुरू किए थे बुढ़ापे के जोक्स? राजेश भाई, बुढ़ापे के साथी, चश्मे और लाठी हैं? तब तो बहुत स्टाइल मार रहे थे, अब रोए थोड़ा। पता चलना चाहिए कि कैसा फील होता है। ये जो लाइन है ना, उन्होंने क्रॉस की थी, उन्होंने। बट डैडी, आपको उनकी तरह बिहेव करने की क्या जरूरत थी? यू आर एवरग्रीन। यू राइट सखी, आई एम एवरग्रीन। ए, चाय बना। क्या? चाय? ठीक है, जाओ बनाओ। और लेडीज, I need some me time. बातें, मुलाकातें करने की शाम है। बुढ़ापे के दो साथी, चश्मा और लाठी। बुढ़ापे के कगार पे खड़े, कगार पे। हाँ, अभी 45, फिर 50, फिर 60, फिर 70। उम्र के उस पड़ाव में अच्छा खासा आदमी पकड़ लेता है बिस्तर। अरे वाह। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।